बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज शेयर एनालिसिस है फौजी फर्टिलाइजर्स का। एफएफसी फौजी फर्टिलाइजर्स का रिजल्ट अनाउंस हुआ फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2025, 28 अप्रैल को, और आज 29 अप्रैल की वीडियो बना रहे हैं। तो करंटली इनका रेट 355 रुपये है। तो आज इनका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। लेट्स सी व्हाट दे हैव टू ऑफर इन देयर रिजल्ट। और ब्रीफली स्टार्ट में थोड़ा सा इनकी हिस्टोरिकल मूवमेंट देख लें। एक साल का ग्राफ ये मेरे सामने है, जिसमें ये कंटिन्यूसली अपसाइड ट्रेंड लास्ट ईयर जो कि 2024 के मिड के बाद से स्टॉक मार्केट में रैली स्टार्ट हुई, और अलोंग विद ऑल अदर शेयर्स फौजी फर्टिलाइजर ने भी रैली का पार्ट बनी, और ऑल टाइम हाई वो करने के बाद फिर जनवरी के बाद से लगातार चुका मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में, कंसोलिडेशन फेज में है। और कुछ कंपनीज डेफिनेटली उन्होंने अपसाइड दिखा के अपने प्रीवियस को भी हाई, लाइक सीमेंट सेक्टर की कंपनीज हैं, काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक में। फर्टिलाइजर एज ओवरऑल सेक्टर ही डिक्लाइनिंग ट्रेंड में, और भी इनका ईयर टू डेट का जो डेटा है वो हमें 3.09% करंटली डाउन साइड शो कर रहा है। ईयर टू डेट से बना 1 जनवरी से अभी तक इसमें इतनी जो है वो डिक्लाइन आ चुका है। लेकिन अगर 1 ईयर की चेंज है तो एक साल में 145% की ग्रोथ आ चुकी है। यानी अगर 100 रुपये का शेयर था तो 45 रुपये बढ़ चुका हुआ है। तो इट्स अ गुड कंपनी, गुड्स सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर। पाकिस्तान की जो एग्री बेस्ड इकोनॉमी है तो उसके अंदर फर्टिलाइजर का हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रोल, और जब भी फर्टिलाइजर का नाम आएगा तो एग्रो फर्टिलाइजर, फौजी फर्टिलाइजर्स आप आर द टू टॉप ऑफ द लाइन कंपनी। तो थोड़ा सा आज इनके रिजल्ट को भी देखते हैं कि रिजल्ट के हवाले से क्या रहा, और ग्राफ के हवाले से भी हम देख सकते हैं कि अभी इनकी करंट जो प्राइस मूवमेंट है वो अपने ऑल टाइम हाई 435 को टच करने के बाद ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से ये को 80 रुपीज़ अराउंड नीचे हैं। तो अराउंड 15-20% की इनके अंदर अपसाइड है। लेकिन वो प्रीवियस हाई था उसको अभी खैर आजकल जो गवर्नमेंट पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन हैं उसके अलावा भी फर्टिलाइजर सेक्टर ओवरऑल थोड़ा सा सेल्स वाइज डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे, दो कि इनकी परफॉर्मेंस लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली बेटर है। थोड़ा सा इन डेप्थ इसमें जाके एनालिसिस करते हैं। इन्होंने डिविडेंड भी दिया है, जो कि अच्छी कंपनी है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। तो 28 अप्रैल 2025 का ये इनका लेटर हमारे सामने है। फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2025। इसमें इन्होंने कैश डिविडेंड दिया जी 7 रुपये पर शेयर, जो कि ये चूँकि फेस वैल्यू के ऊपर कोट होता है तो ये 70% पर शेयर है, यानी कि 70% है 10 रुपये के शेयर पे 7 रुपये। लेकिन पॉइंट इज मेरी हमेशा से रिकमेंडेशन होती है कि जब आप डिविडेंड को अगर आप कंसिडर करें तो ऐसी कंपनियां करें जो आप 10, 12, 15, 20 रुपये के अंदर परचेज कर रहे हैं। जिस कंपनी का शेयर ऑलरेडी 300, 400, 500 है, तो आप सपोज इनका जो करंट वैल्यू है उसके ऊपर तो ये इसकी परसेंटेज वाइज यू कैन सी के बहुत ही कम परसेंटेज बनेगी, जिसकी इतनी वर्थ नहीं होगी। बाज़ बात आप इस डिविडेंड को लेने के जो 355 रुपये के ऊपर अगर, यानी अगर आपको न्यू बाइंग करता है तो 355 के ऊपर अगर 7 रुपये का अगर डिविडेंड है तो ऑलमोस्ट 2% की अपसाइड है। लेकिन इस डिविडेंड की जो क्लोजिंग डेट आएगी बुक्स क्लोज होने की, यानी जिस डेट तक आपको इसकी एंटाइटलमेंट मिलेगी, माइट भी उस टाइम तक उसकी प्राइस के अंदर इतनी हाई पा चुकी हो कि वो आप उसको दो। खैर इस टाइम प्राइस रिवर्स ट्रेंड में वार टेंशंस की वजह से, बट हम इन वार टेंशंस को और जो सेंटिमेंट्स हैं उसको सेट असाइड करते हुए प्योरली फंडामेंटल्स के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। बाकी जब वार है और इश्यूज है, मार्केट सेंटिमेंट है, तो ऑफकोर्स सारी मार्केट ही नीचे है। लेकिन हमने शेयर्स को उसकी फंडामेंटल बेसिस पे और बिजनेस ग्रोथ और बिजनेस सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी उस एंगल से जज करना है, क्योंकि ये टेंशंस टेम्परेरी भी हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, इसके बारे में नो वन कैन प्रिडिक्ट। बट पॉइंट इसके अच्छी कंपनी में अगर रहेंगे तो नीचे भी जाएंगे तो जल्दी बाउंस बैक करेंगे, एंड एफएफसी डेफिनेटली वन ऑफ दोज। तो थोड़ा सा इनकी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने है, इसको खुद भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि द कंपनी रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 13.3 बिलियन कंपेयर टू 10.5 बिलियन इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो 30% के ऑलमोस्ट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है, प्राइमरली ड्रिवन बाय द अदर इनकम ऑफ पीकेआर 7.4 बिलियन विच इंक्लूड्स 2.8 बिलियन ड्राइव्ड डिविडेंड फ्रॉम अस्करी बैंक। क्योंकि ये फौजी ग्रुप है तो इनकी सिस्टर कंसर्न फौजी ग्रुप के अंदर भी है, तो वहां से भी इनको, प्लस इनका मर्जर भी हुआ, तो मर्जर के बाद जो पोस्ट मर्जर रिजल्ट्स हैं इनमें डेफिनेटली उसमें इंक्रीज आनी चाहिए। ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस FFC recorded a profit after tax of 17.6 billion, reflecting 39% increase of the same period last year.
primarily reflecting strong performance from FFC standalone operations supplemented by contribution from subsidiaries and associated companies। जो मैं जिक्र रहा हूँ कि उनकी अपनी सिस्टर कंसर्न है, सब्सिडरीज भी हैं एंड एसोसिएट कंपनीज भी हैं, उन सब की तरफ से भी जो कंट्रीब्यूशन आती है उसको मिला के इनकी एक अच्छी फिगर बन की है। और इसमें जो बुक्स की क्लोजिंग के हवाले से बता रहे हैं, शेयर ट्रांसफर बुक्स ऑफ कंपनी विल बी क्लोज फ्रॉम May 11 to May 13। इसमें क्लोज रहेंगी बुक्स और 10 तारीख को जो May 10 को जिनके नाम अपीयर होंगे, इट मीन्स कि May 8 इज सपोज टू बी द लास्ट डे जब उस दिन जो ट्रांजेक्शन करेगा। चूंकि T+2 चल रही है स्टेम स्टॉक मार्केट में, तो May 8 को जो लोग बाइंग करेंगे उनका नाम May 10 तक रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वही एंटाइटल होंगे फॉर दिस बोनस शेयर। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और अब थोड़ा सा हम इनकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को EPS वगैरह को देखते हैं। तो बैलेंस शीट से पहले हम डायरेक्टली अर्निंग्स पर शेयर और सेल्स के ऊपर आते हैं। तो हमारे सामने 3 मंथ्स का कंपैरेटिव पीरियड है, क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2025। 3 मंथ्स का पीरियड है। लास्ट ईयर सेम डे टर्नओवर 58 बिलियन का जो कि रुपीज इन 1000 है, तो इट बिकम्स 58 बिलियन। तो 58 बिलियन की सेल्स हैं और बढ़ के 63 बिलियन हो गई। तो सेल्स के अंदर भी इजाफा है। सिमिलरली ग्रॉस प्रॉफिट में भी 17 बिलियन से 22 बिलियन का हो गया। और अल्टीमेटली फाइनेंस कॉस्ट और बाकी चीज़ों में चूँकि अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली अदर इनकम्स वगैरह भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है जो 10.5 बिलियन था वो 13.2 बिलियन हो गया। तो ऑलमोस्ट लाइक 3 बिलियन की इनके अंदर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में इजाफा हुआ, विच रिफ्लेक्टेड टू अर्निंग्स पर शेयर जो पहले 8.27 थी वो 9.33 थी। इस अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग अगर हम एनुअल EPS निकालें तो अराउंड 94 और 36 और 37 38 के अराउंड बनती है। अगर हम सिंपली कैलकुलेशन पर्पज के लिए 40 भी अज्यूम कर लें तो अभी करंटली जो इस टाइम मार्केट का जो बेंच मार्क है वो तो अराउंड अगर हम 7.5 लें तो इनकी जो करंट फिर वर्थ आ रही है इस EPS के अराउंड वो कुछ 300 के अराउंड बन रही है। तो करंटली मार्केट अच्छा होता भी यही है कि वो जो एक स्टॉक मार्केट की एक थ्योरी है कि बाय ऑन र्यूमर एंड सेल ऑन न्यूज़। तो र्यूमर था कि प्रॉफिट दे रहे हैं, अच्छा रिटर्न आ रहा है, अच्छा रिजल्ट आएगा, और जब ये न्यूज़ बन चुकी है एग्जैक्ट क्या है तो अब इनका डेफिनेटली सेलिंग का प्रेशर है, इसलिए अभी ये रेट इसका डिक्लाइंड है। तो अगर हम इस EPS के अकॉर्डिंगली देखें जो क्वार्टरली EPS है, इसको फिर मैं रिपीट कर दूं कि अगर ये सपोज ये 9.3 है, इसको हम एनुअल करें तो 36 37 बनता है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप 40 से भी इसको मल्टीप्लाई कर लें, और अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो मैक्सिमम भी इसको आप कर लें तो 8 से ऊपर आपको EPS इसकी नहीं जानी चाहिए। तो 40 इंटू 8 मल्टीपल्स इट बिकम्स 320। तो 320 मेरे असेसमेंट के मुताबिक एज पर दिस रिजल्ट इज गोइंग टू बिकम द फेयर वैल्यू। लेकिन करंटली राइट नाउ मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो 355 है, लेकिन अभी डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर है। और फिर ये भी है कि मार्केट की चूंकि फेवरेट कंपनी में और हैवी वेट है इंडेक्स का, उसके ऊपर इंडेक्स में जो वेट्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाईली वेटेड कंपनी जो है वो FFC है। इस वजह से इसको और स्ट्रॉन्ग ग्रुप होने की वजह से इसको मार्जिन मिलता है। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई इशू। इससे थोड़ा सा इनका एक ड्रॉबैक है, शरिया कंप्लाइंट नहीं है, लेकिन इसके बारे में डिग आउट किया तो चूंकि इनका तो बिजनेस ऑफ फर्टिलाइजर का है जो कि डेफिनेटली एक लेजिटिमेट और शरिया कंप्लाइंट बिजनेस है। अब इनके ऑपरेशंस के अंदर इन्होंने को फाइनेंसिंग कन्वेंशनल बैंक से ली हुई, जिसको कंपनी ऑलरेडी पे वर्किंग कर रही है, उसको स्वैप कर रहे हैं ग्रेजुअली विद शरिया बेस्ड इस्लामिक फाइनेंसिंग। तो उस एंगल से अगर आप इसमें बाइंग करना चाह रहे हैं तो अपनी आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी इसको होल्डिंग की हुई है तो सेम वे आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। चूँकि इन्वेस्टमेंट के हवाले से रिकमेंडेशन नहीं होती है, और ये वैसे जो एक इस टाइम करंट स्टेटस है ये ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है रिजल्ट आने के बाद। अब ये चूँकि मार्केट सेंटिमेंट डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, इस वजह से इसके अंदर भी डिक्लाइन आ रहा है, और सेल्स वाइज और EPS वाइज भी इसकी जो फेयर वैल्यू मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ वो 320 है। बाकी आप अपनी वर्किंग अपने प्रॉस एंड कॉन्स, अपनी इन्वेस्टमेंट का लेवल, इसमें रिस्क स्ट्रेटजी क्या है, आपके लॉन्ग टर्म प्रोफाइल है या शॉर्ट टर्म के लिए आपने रखा हुआ है, आपकी लिक्विडिटी के मसाइल क्या हैं, क्या आपको डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसे चाहिए, इसके अंदर से ही आपने लॉन्ग टर्म में रखा हुआ, तो ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करें। थोड़ी सी कंपनी की लॉन्ग टर्म पोजीशन और एसेट्स के हवाले से देख लेते हैं। तो ये इसमें हमारे पास ऑडिटेड 31 दिसंबर 2024 और मार्च यानी सिर्फ एक क्वार्टर बाद के इसकी कंपैरिजन में हम देख लेते हैं कि सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर जो चेंजेस आई हैं 3 मंथ्स के अंदर, तो 138 बिलियन के जो इनके एसेट्स थे
नॉन करंट एसेट्स लॉन्ग टर्म वो 142 बिलियन के हो चुके हैं, तो डेफिनेटली इसमें इम्प्रूवमेंट है। अगर इसी तरह इसको हम रिफ्लेक्ट करें शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड अप्रोप्रिएट प्रॉफिट के साथ, तो वो इनके थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं। उसको डिग आउट कर लेते हैं किस वजह से हुए हैं। तो इन्होंने 80 बिलियन मेनली शेयर होल्डिंग सेम है 14 बिलियन से 14 बिलियन ही है, कैपिटल रिजर्व भी 48 बिलियन से वो भी 28 बिलियन ही है। देन वी हैव जनरल रिजर्व वो भी सेम है। देन अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, इसमें बेसिकली जो इनकी अर्निंग्स होती हैं वो इसके अंदर होती है, तो उसमें इन्होंने ऑलरेडी जो डिविडेंड वगैरह दिया होता है या उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज किया, तो इनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो 80 बिलियन से 64 बिलियन पे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो इक्विटी है एंड रिजर्व 131 बिलियन से 115 बिलियन पे आए हैं। लेकिन चूंकि अर्निंग इनकी ठीक है, लॉस तो डेफिनेटली नहीं है, तो इन्होंने इस पैसे को यूटिलाइज किया है उस प्रॉफिट को डिविडेंड्स में और उधर चीज़ों में। उसके अलावा हमारी जो नॉन करंट एसेट्स हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसके अंदर भी अगर हम देख लें तो 41 बिलियन से 31 बिलियन पे आया, तो उन्होंने थोड़ी सी अपनी लिक्विडिटी की पोजीशन इम्प्रूव की है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को उन्होंने कोई अपने लोन्स पे ऑफ किए हैं। देन हम करंट एसेट्स वर्सेस करंट लाइबिलिटीज लिक्विडिटी पोजीशन देख लेते हैं, तो करंट एसेट्स इनके 278 बिलियन से 227 बिलियन पे आए हैं। तो इसी तरह इनकी जो लेकिन साथ ही उन्होंने करंट लाइबिलिटीज को भी 243 बिलियन से 215 बिलियन पे ले गए, तो ऑलमोस्ट सेम ही रेशियो विदाउट कैलकुलेशन जो मुझे अज्यूम हो रही है वो लिक्विडिटी पोजीशन इनकी बिजनेस एज नॉर्मल ही है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है बोथ साइड पे। तो इनकी बैलेंस शीट तो बिल्कुल बिजनेस एज नॉर्मल बता रही है, जो पिछले साल थी क्वार्टर 3 महीने पहले एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। और ये कि पिछले साल की निस्बत क्योंकि आप देखें ये जो सेल्स की फिगर है ये पिछले साल के क्वार्टर की सेल्स है। अच्छा, इसमें अगर हम इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ऐड करें तो ऑब्वियसली जो 58 बिलियन की सेल्स की फिगर है तो वही ऑलमोस्ट, चूंकि अगर हम इसमें 10% ऐड करें तो माइट बी इट्स अराउंड द सेम। तो इतना तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ रहा है, चूंकि प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इसमें इसके प्रोडक्शन में और सेल्स में टर्नओवर क्वांटिटी वाइज को खास इनमें फर्क नहीं है। जो ये आपको अपसाइड नजर आ रही है इसको हम इन्फ्लेशन के खाते में डाल सकते हैं। तो और इसी तरह जो आपकी 8.27 की अर्निंग्स पर शेयर है, अगर वो क्वार्टरली बेसिस पे उसको भी हम 9.3 पे करें तो वो भी ऑलमोस्ट इन्फ्लेटेड जो इम्पैक्ट है वही नजर आ रहा है। तो बिजनेस एज नॉर्मल है, बिजनेस एज यूजुअल है, ना कोई ऊपर चीजें गई है ना नीचे गई है। लेकिन हमारी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो डिसाइड करती है कि इसकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए। तो अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड पेइंग है, लॉन्ग टर्म रखने के लिए बिल्कुल ठीक है। पिछले क्वार्टर की निस्बत सेल्स में और इन चीज़ों में इजाफा है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको मेंशन कर दी हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसके बारे में क्या आउटलुक बनाते हैं, बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, अपने और कंसल्टेंट्स के साथ भी इसको रिव्यू करके और तो इसके बारे में अपना डिसीजन कर लें। और अगर हम इसकी सेल्स के हवाले से करंट मार्केट रेट दिखाएं तो मार्केट जो है चूँकि डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, वार के हवाले से न्यूज़ है तो कंटिन्यूसली ऊपर नीचे चलते रहे। इस तरह भी ये 352 के ऊपर इस टाइम प्राइस है, जो आज 359 हाई टच किया था, 351 लो टच किया, 358 के ऊपर हुई थी। तो ऑलमोस्ट ये इतनी मूवमेंट जो है वो इसके हवाले से इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट मूवमेंट। तो स्टे ट्यून, वीडियोस देखते रहें, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं एक एक करके सब रिजल्ट को हम इंशाल्लाह एनालाइज करेंगे। एंड बट इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये एकेडमिक पर्पसेस के लिए आपके लिए ये एक प्रोग्राम है कि आप फंडामेंटली कंपनियों को एनालाइज करना सीखें, शेयर्स को, और उसके अकॉर्डिंगली वेल इन्फॉर्म्ड होकर और डिसिप्लिन वे के अंदर अपना डिसीजन करें। थैंक यू वेरी मच।